अमेरिका और इजरायल का ईरान से युद्ध पश्चिम एशिया में हर दिन नई तबाही ला रहा है। आज 11वें दिन भी ईरान के कई प्रांतों में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर एयर स्ट्राइक की है। कई महत्वपूर्ण संसाधनों को जमींदोज कर दिया। सेना और आईआरजीसी के जरूरी ठिकानों पर अटैक किया। 11 दिनों में ईरान में 5000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। ईरान की 50 से ज्यादा शिप तबाह कर दिए गए। आईआरजीसी हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस साइट, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल बैटरी और ईरान की कई मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्री को नष्ट कर दिया गया। बावजूद इसके ईरान डरा नहीं है। वो युद्ध के मैदान में आज भी डटा है। ईरान अपने दुश्मनों को कहां-कहां जवाब दे रहा है। अरब वर्ल्ड के देश आज भी ईरान के टारगेट पर रहे। इस रिपोर्ट में देखें। इजरायली वायुसेना ने युद्ध के 11वें दिन ईरान में एक बार फिर से बड़ा हवाई ऑपरेशन शुरू किया। इस नए ऑपरेशन की जद में ईरान की राजधानी तेहरान आई। वहां आईडीएफ ने एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। आईआरजीसी के ठिकाने टारगेट किए। इजरायल ने ईरान के तबरीज शहर पर भी हवाई बमबारी की। कई जगहों पर धमाके हुए। आसमान में दूर तक काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इजरायल की वायुसेना ने ईरानी सेना पर बड़ा हमला किया। आईआरजीसी कॉम्प्लेक्स में विध्वंसक बमबारी की। हमले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया। ईरान के कुर्दिस्तान में भी आईडीएफ ने भीषण एयर स्ट्राइक की। सनंदाज में बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले किए गए। इस हमले में 11 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गईं। इजरायल ने आज एक बार फिर से ईरान के इस्फहान शहर में भयंकर बमबारी की। वहां ईरानी सेना को निशाना बनाया। शाहेद ड्रोन स्टोरेज को बर्बाद कर दिया। आज 11वें दिन ईरान पर अमेरिका का हमला भी जारी रहा। सेंटकॉम ने ऐसे ही एक हमले का वीडियो जारी किया जिसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट को तबाह होते दिखाया गया। अमेरिकी जंगी पोत से भी ईरान पर मिसाइल हमला हुआ। ईरान की तरफ कई टोमाहॉक मिसाइलें दागी गई। ये हमला अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस फ्रैंक पीटरसन जूनियर से किया गया था। ईरान की पोर्ट सिटी कंगान आज हवाई हमलों का शिकार बनी। वहां दक्षिणी तट पर समुद्र में खड़े ईरानी जहाज पर हमला हुआ। दावा किया गया कि यह आईआरजीसी नेवी का कोई युद्धपोत था। 24 घंटे पहले ईरान के कराज में भी जबरदस्त हमला हुआ। आईडीएफ ने आईआरजीसी के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। हमले में ईरानी सेना के भी कई ठिकाने नष्ट करने का दावा किया। युद्ध के 11वें दिन ईरान के कुल मिलाकर 10 शहरों पर हमले हुए। पावर सब स्टेशन को भी टारगेट किया गया। कराच के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। वहीं इजरायल का दावा है कि उसकी वायुसेना ने 11 दिन के ऑपरेशन में ईरान के अब तक 6 सैन्य एयरपोर्ट तबाह किए हैं। इजरायल का अटैक आज लेबनान में भी जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया। इजरायल के हमले से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। यानी ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यह एक ऐसा फैक्ट है जो डिनाई नहीं किया जा सकता, जो अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा। उसके बावजूद भी ईरान रेजिस्टेंस दे रहा है और उसके पीछे की वजह है कि ईरान को इस बात का इल्म है कि अब अगर उसे रेजिस्टेंस नहीं दी तो फिर से अगले 6 महीने में, 1 साल में सीज फायर अगर वो करता है तो फिर अमेरिका हमला कर सकता है। इसीलिए वो इस युद्ध को अब एक अलग मायने में देख रहा है। इसमें एक कॉस्ट अटैच कर रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट, कोलैटरल डैमेज की कॉस्ट। इस बीच इजरायल ने आज के हमलों में दावा किया है कि उसकी एयर स्ट्राइक में ईरान की बसिज फोर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। बसिज फोर्स के हेड असदुल्लाह बदफार को मार दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके युद्ध के 11वें दिन भी ईरान के हमलों की जद में कई अरब देश आए हैं। इजरायल से लेकर बहरीन, इराक, कतर जैसे देश ईरानी अटैक से थर्रा गए।
ईरान ने आज इजराइल के नतानिया शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फौरन हरकत में आए। ईरानी मिसाइलों को जमीन में गिरने से पहले ही आसमान में मार गिराया। नतानिया के अलावा इजराइल का एक और शहर बेत शेमेश भी ईरान के टारगेट पर रहा। यहाँ बीती देर रात ईरान ने मिसाइल से अटैक किया। इजराइल का दावा है कि उसके डिफेंस सिस्टम से यह हमला भी नाकाम रहा। इजराइल के अलावा ईरान ने इराक के इरबिल शहर को भी निशाने पर लिया। वहां के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन अटैक किया। ईरान के पास ऐसी इंटेल थी कि इलाके में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इराक के कुर्दिस्तान में इसके बाद ईरान ने कई धमाके किए। बहरीन पर भी ईरान का बड़ा हमला हुआ। वहां एक होटल को शाही ड्रोन से टारगेट किया गया। ईरान का दावा है कि उस होटल में अमेरिकी डिप्लोमेट ठहरे हुए थे, लेकिन इस हमले से होटल में मौजूद एक महिला की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में बहरीन में ईरान 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है। बहरीन पर ये ड्रोन हमले 8 अलग अलग चरण में किए गए हैं। बहरीन के अलावा कतर में ईरान का निशाना एक बार फिर से अमेरिकी बेस बना। अल उदैद बेस पर दोबारा मिसाइल अटैक हुआ। यूएस बेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने की खबर है। कहा जा रहा है कि हमले से पहले ही अमेरिकी सैनिक सुरक्षित बाहर निकल गए थे। अब यहाँ सवाल ये है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री का दावा है कि अमेरिका ये जंग आसानी से जीत रहा है। तो फिर सवाल ये है कि पश्चिमी एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी बेसिस पर भगदड़ जैसे हालात क्यों हैं? क्योंकि खबर है कि खाड़ी देशों के कई सैन्य ठिकानों से अमेरिकी फोर्स की अब वापसी हो रही है। कतर, बहरीन, कुवैत और इराक समेत कई बेस से अमेरिका अपने सैनिकों को हटा रहा है। जॉर्डन, यूएई और सीरिया में भी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम हो गई है। ईरान जंग के बीच अमेरिकी तैनाती में बड़े बदलाव की रिपोर्ट है। अब एक बड़ा सवाल, 11 दिन के इस युद्ध में क्या ट्रंप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं या इस युद्ध में अमेरिका की हार हो रही है? ध्यान से देखिए, क्योंकि एक सच ये है कि ईरान में तख्ता पलट का ट्रंप और नेतन्याहू का मकसद नाकामयाब हुआ। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। रिजीम चेंज नहीं हो पाई। ट्रंप की मर्जी के खिलाफ मुज्तबा खमनेई नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। युद्ध में ईरान ने वेनेजुएला की तरह सरेंडर नहीं किया है, यानी ट्रंप का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लूज आउट हो गया। होर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने से तेल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेसिस पर आज भी ईरान हमले कर रहा है। ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका को सऊदी, कुवैत, बहरीन का बेस खाली करना पड़ रहा है। कई एम्बेसीज बंद करनी पड़ी है। ईरान के हमलों की वजह से पश्चिम एशिया के कई देश अमेरिका पर जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं और ईरान के हमलों की वजह से तेल अवीव में जबरदस्त तबाही हुई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान को काफी नुकसान हुआ है और दोनों देशों ने पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर को मार भी दिया। लेकिन इसके बाद भी ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है, अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को हिट कर रहा है, उससे अमेरिका को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। फिक्र के डेटा कैप्सूल में ये आंकड़े आपको जरूर देखने चाहिए। कतर, अल उदैद बेस पर रेडार सिस्टम ध्वस्त हो गया है, नुकसान 10,114 करोड़ रुपए का। यूएई में अल रुवाइज बेस पर थर्ड रेडार नष्ट, नुकसान 4,597 करोड़ का। जॉर्डन में भी थर्ड रेडार को टारगेट किया गया, नुकसान 4,597 करोड़ रुपए। कुवैत में 3 F-15E फाइटर जेट तबाह हुए, नुकसान 2,593 करोड़ रुपए का। ईरान ने 3 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका को 827 करोड़ का नुकसान हुआ। कुवैत में आरी फजान कैंप के 3 MET टर्मिनल्स तबाह हुए हैं, नुकसान 276 करोड़ रुपए का हुआ। बहरीन में 2 MET टर्मिनल्स बर्बाद हुए हैं, नुकसान 184 करोड़ रुपए का हुआ है। अमेरिका को अब तक ईरान इन 11 दिनों में 23,188 करोड़ रुपए की कुल आर्थिक चोट दे चुका है और ये वो है जो कि बताया जा रहा है। कई आंकड़े छुपाए भी जाते हैं उनमें। अमेरिका ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि उसे खाड़ी देशों में इस तरह से नुकसान होगा। शायद यही वजह है कि ट्रंप अब युद्ध से जल्द बाहर आने के संकेत दे रहे हैं। इस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में ट्रंप के करीबी सोर्सेज के हवाले से बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप के कुछ सलाहकार निजी तौर पर उनसे ईरान युद्ध से बाहर निकलने की योजना बनाने की लगातार अपील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि तेल की बढ़ती कीमतें, घटता जन समर्थन और संभावित राजनीतिक विरोध ट्रंप को और पूरी रिपब्लिकन पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रंप के करीबी चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति सैन्य अभियान को पहले से ही सफल घोषित करते हैं और इसे लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में बदलने से पहले ही समाप्त करना शुरू करते हैं।
यही वजह है कि ट्रंप भी अब ईरान युद्ध को लेकर लगातार बयान बदल रहे हैं, जिसमें ईरान के लिए वार्निंग और युद्ध में वार्निंग के संकेत भी हैं। ट्रंप का नया बयान है कि अमेरिका ये युद्ध जीत रहा है। ओके, कैसे, ये किसी को अब तक समझ में नहीं आया। अभी आपको फ्लोर पे अपने आंकड़े दिखाए। इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान में न सत्ता बदली है, न अमेरिका को जीत मिली है। ट्रंप का प्लान पूरी तरह फेल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को तेल पर नई धमकी दी है। ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट बंद कर देने का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए, वरना ईरान पर 20 गुना अधिक ताकत से हमला करेंगे। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अमेरिका के हमले जारी रहेंगे तो होर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर भी तेल नहीं ले जाने देंगे। ट्रंप का कहना है कि आगे के युद्ध में अमेरिका इतना तेजी से एक्शन लेगा कि ईरान इससे उबर नहीं पाएगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि ईरान 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर यह युद्ध जहां ईरान के परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए शुरू हुआ, वहीं 11वें दिन अमेरिका और ईरान में अब यह संघर्ष तेल के खेल में बदल चुका है। और नोट करिए यह तस्वीर, जब 10 साल के युद्ध की बात हो रही है, मुज्तबा खमनेई वो इंसान है जिन्होंने 17 साल की उम्र में इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। ये रिपोर्ट देखिए, इस युद्ध को लेकर एक धारणा बनती जा रही है कि अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका है, लेकिन अमेरिका की सैन्य तैयारी जबरदस्त है। अब नया डेवलपमेंट यह है, जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रंप ने पश्चिम एशिया में डूम्सडे विमान भेज दिए हैं। क्या होते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। डूम्सडे एयरक्राफ्ट, यह अमेरिका का न्यूक्लियर कमांड प्लेन E-6B बताया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने बताया है कि अमेरिकी मिलिट्री का यह प्लेन पश्चिम एशिया के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। इससे खाड़ी के इस महायुद्ध में परमाणु युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। यह लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल भी ले सकती है। हम आपको बता दें कि डूम्सडे विमान आखिर है क्या। देखिए, E-6B प्लेन अमेरिकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ वॉर के लिए एक फ्लाइंग रेडियो स्टेशन की तरह कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है। सैटेलाइट जमीन पर मौजूद मिलिट्री पोस्ट और अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी से बात करने के लिए यह काम आता है। इसके अलावा इसकी मर्करी फ्लीट तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने और न्यूक्लियर हमले को कंट्रोल करने में भी सक्षम है। इनमें खास एंटीना लगे होते हैं जिनके जरिए पानी के अंदर न्यूक्लियर हथियारों से लैस सबमरीन तक संदेश पहुंच सकते हैं। इसी वजह से इन्हें डूम्सडे विमान यानी प्रलय का विमान कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका का एक और हथियार काफी चर्चा में है, जिससे शायद ईरान की फिक्र बढ़ सकती है। ईरान पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने संदेश दिया है कि अमेरिका के पास अद्भुत तकनीक के लेजर हथियार हैं, जिसका बहुत जल्द इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ साथ अरब में अमेरिका को मदद पहुंचाने वाले मुल्कों पर वो अब 1000 किलो के बारूद वाली मिसाइल से हमला कर सकता है। मिसाइलों में 1-1 टन के वॉरहेड लगाने की घोषणा IRGC एरोस्पेस के कमांड जनरल मुसावी ने की है। यानी पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और इस जंग की आग अभी और ज्यादा भड़क सकती है, जिसके संकेत ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री के बयानों से भी मिल रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। 11 दिनों से जारी इस जंग में तेहरान से लेकर तेल अवीव तक और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक काफी नुकसान हुआ है, और यही रफ्तार रही तो यह नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। यही वजह कि अब इस जंग को रोकने की कोशिशें तेज हो रही हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इस जंग को रुकवाने का प्रस्ताव आया है रूस से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके शांति का रास्ता सुझाया है। देखिए, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई है। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन ने बताया कि इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान युद्ध को जल्द खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा है। देखिए, शांति का प्रस्ताव कौन दे रहा है? वो नेता जो खुद पिछले 4 वर्षों से एक बड़े युद्ध में उलझे हुए हैं। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, और उस दिन से लेकर अब तक यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। दोनों तरफ से लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, हजारों आम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और पूरा यूरोप इस युद्ध की कीमत चुका है। ऐसे में जब व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि वो ईरान की जंग रुकवा सकते हैं, तो ये थोड़ा अजीब लगता है। कोई युद्ध प्रेमी अगर अचानक बुद्ध की बात करे तो आश्चर्य होना लाजमी है। अगर पुतिन को शांति से इतना ही प्रेम है
तो 4 साल पहले यूक्रेन की धरती पर रूसी टैंक नहीं दौड़ते, या फिर वक्त रहते पुतिन उस युद्ध को खत्म कर सकते थे। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन युद्ध अब भी अंतहीन है। जंग जारी है, मिसाइलें गिर रही हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं और दुनिया सवाल पूछ रही है कि ये युद्ध कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप पर भी खड़ा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की इस फोन कॉल को सतही तौर पर देखें तो आपको लगेगा कि रूस और अमेरिका दोनों ही दुनिया के शक्तिशाली देश हैं। ईरान को रूस का समर्थन हासिल है, इसीलिए अगर पुतिन शांति की पहल करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। शांति होनी चाहिए, लेकिन इस जंग को खत्म करवाने के लिए ट्रंप किस शख्स से उम्मीद लगा रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। वही पुतिन जिनके साथ कारोबार करने पर अमेरिका कई देशों को धमकी दे चुका है, वही पुतिन जिनके देश का तेल खरीदने की सूरत में कई देशों पर भारी पनिशिंग सैंक्शंस या टैरिफ लगाए जा चुके हैं, वही पुतिन जिन्हें जंग में हराने के लिए अमेरिका हर साल यूक्रेन को हजारों करोड़ डॉलर के हथियार देता है। लेकिन जब खुद पर मुसीबत आई तो ट्रंप वही पुतिन को शांति दूत उनमें दिखाई देने लगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सच यही है, ना तो परमानेंट कोई दोस्त होता है, ना ही परमानेंट दुश्मन होता है। हालात बदलते हैं तो भूमिकाएं भी बदल जाती हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कब मध्यस्थ बन जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। ट्रंप की हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, सोचिए जरा, ट्रंप का जो अप्रोच है वो इतनी नैरो हो गई है कि आज यूरोप मीडिएटर के तौर पर नहीं आ रहा है, जो कि एक बहुत न्यूट्रल नॉन प्लेइंग इसमें है। इस दौर में ट्रंप मिडल ईस्ट की कंट्रीज से के जो अलग अलग नेता हैं उनको एज अ मीडिएटर नहीं आगे लेके जा रहे हैं, कतर को भी पीछे कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, चाइना जिसका इंटरेस्ट है दोनों कंट्रीज में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में और ईरान में, वो भी एज अ मीडिएटर नहीं आ रहा है। ट्रंप और पुतिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के भरोसेमंद नेता और अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ पुतिन को धमका रहे हैं। हेगसेथ ने एक बयान जारी करके कहा है कि रूस को ईरान युद्ध में दखल नहीं देना चाहिए। ईरान युद्ध में दखल देना रूस को महंगा पड़ सकता है। ये बात उन्होंने तब कही है जब उनसे पुतिन और ट्रंप की फोन पर हुई बातचीत के बारे में पूछा गया। खैर, अब आते हैं इस युद्ध के दूसरे साइड इफेक्ट पर, और सबसे बड़े साइड इफेक्ट पर, जो सीधे आपकी जेब, आपकी गाड़ी और आपके घर के किचन से जुड़ा है। ऑब्वियस है, आप समझ तो गए होंगे। पश्चिम एशिया में जंग की आग भड़की हुई है, समंदर में हाहाकार है, जहाज डूब रहे हैं और दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने की खबरों ने ग्लोबल मार्केट में खलबली मचा दी है। और डोनाल्ड ट्रंप मजाकिया अंदाज में दावा कर रहे हैं कि इस युद्ध में अब तक ईरान के 40 शिप डुबो दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये समुद्री रास्ता बंद रहा तो भारत के सामने कितना बड़ा फ्यूल क्राइसिस खड़ा हो सकता है। यानी एक तरफ समंदर में हाहाकार, ऐसे में फ्यूल क्राइसिस के लिए भारत कितना तैयार है। पहले देखिए कि भारत में फ्यूल इमरजेंसी की हकीकत क्या है। देखिए, फैक्ट्स के साथ हम आपको बताते हैं। इसमें पहला नाम है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां कई जगह गैस एजेंसियों की बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। दावा है कि गैस सिलेंडर की क्राइसिस इतनी ज्यादा हो गई है कि अब रेस्टोरेंट के मालिक गैस एजेंसियों को धमकी तक दे रहे हैं। अगला शहर मुंबई है, जहां कमर्शियल गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। कई होटल में स्टॉक खत्म होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गैस की कमी की वजह से कई बड़े सेक्टर के लिए गंभीर संकट खड़ा हो गया है और वो बंद होने के कगार पर आ गए। इसके अलावा भोपाल में भी गैस वाली लड़ाई है और रेस्टोरेंट के मालिकों का ब्लड प्रेशर हाई है। यहाँ भी गैस एजेंसियों के बाहर लोगों के बीच भयंकर भीड़ है। इसके वीडियो भी आ रहा है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ दावा है कि करीब एक हफ्ते से लोगों तक गैस सिलेंडर नहीं पहुँचा है। यहाँ गैस की कमी की वजह से कई होटल्स को बंद करने की नौबत आ गई है। ऐसा दावा खुद होटल के मालिकों ने किया। इसके अलावा बेंगलुरु में 1943 से चल रहा प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट विद्यार्थी भवन बंद होने के कगार पर आ गया है। आज हम आपको इन सभी दावों की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि इस गैस संकट वाले सायरन पर सरकार क्या कर रही है। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, आपूर्ति के साथ समान वितरण को नियंत्रित करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी जरूरी वस्तु अधिनियम 1955 की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इसके तहत प्राथमिकता तय की गई है। अगर किसी स्थिति में गैस की कमी होती है तो पहले किसे गैस मिलेगी और कितनी गैस मिलेगी। इसके तहत सबसे ऊपर घरों में जाने वाली पाइप गैस यानी पीएनजी के साथ सीएनजी पर निर्भर ट्रांसपोर्ट को ऊपर रखा गया है और तय किया गया है कि
इन दोनों जगहों पर पिछले 6 महीनों की औसत खपत के आधार पर 100% सप्लाई जारी रहेगी। दूसरी प्राथमिकता है फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री, जहां पिछले 6 महीनों की औसत खपत की 80% गैस सप्लाई की जाएगी। जबकि तीसरे नंबर पर खाद्य संयंत्र सरकार की प्राथमिकता है। उर्वरक संयंत्रों को पिछले 6 महीनों की औसत आपूर्ति की 70% गैस सप्लाई होगी। यानी सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन अब भी देश के अलग अलग शहरों से गैस वाला सायरन बज रहा है। इस पर ये न्यूज रील देखिए। सिलेंडर मिल रहा है आपको यहाँ पर? सर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं देखो कल आएगा परसों आएगा, अब कब तक आएगा इसकी श्योरिटी नहीं दे रहे। मतलब अगर मुझे पता चल जाए कि 2 दिन बाद आएगा तो कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब ये तो डायनेमिक आंसर हो गया ना कि जब आ जाएगा तब मिलेगा। 600 रुपये किलो में खरीदे गैस। हाँ। ब्लैक में खरीदे। हाँ। 4 किलो गैस खरीदे 600 रुपये दिए। अच्छा। बाहर ब्लैक में, जहाँ आज बुकिंग करते तो कल मिल जाता सिलेंडर, में नहीं मिल रहा सिलेंडर, और बाहर से रेट भी ज़्यादा ले रहा है। 1800 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। 1800 कोई 1200 1500 1400 1800 ऐसे जो ब्लैक में घरेलू ब्लैक में। हाँ जी, जितना मन कर रहा है उतना दुकान वाले अब वो भी मना कर रहे हैं। और ये परिस्थिति चलती रहेगी तो गुरुवार तक हमारा मेजॉरिटी ऑफ होटल्स बंद होएगा, क्योंकि सिलेंडर्स का सप्लाई बिल्कुल नहीं है। और हाल ही में ब्लैक मार्केटिंग तेजी में चल रहा है। 1840 रुपये का जो सिलेंडर है वो 3000 रुपये में ब्लैक मार्केटिंग में भेजा जा रहा है। और ये अमाउंट ये रेट में हमको लेके बिल्कुल परवड़ेगा नहीं है, तो उससे अच्छा होटल बंद रखना अच्छा है। फुल दैट गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेगी और ये जो सारी सिचुएशन है ये थोड़ी स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, स्टाफ इज़ ऑल्सो वेरी वरीड। आज मेरे स्टाफ हैं इधर, ये मुझसे यही पूछ रहे हैं कि मैम रेस्टोरेंट कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि गैस के बिना तो कुकिंग हो नहीं सकती है। देयर आर सम थिंग्स विच वी कुक ऑन इलेक्ट्रिक बट द होल रेस्टोरेंट कैन नॉट रन ऑन इट। सो वी आर होपफुल दैट समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट। आपने दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें देख ली, लेकिन सरकार का तर्क है कि स्थिति पूरी तरह से अभी उसके कंट्रोल में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह खबर आई है कि एलपीजी की सप्लाई में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर का गोदाम खाली नहीं है, और साथ ही चेतावनी भी है कि अगर किसी ने एलपीजी की कालाबाजारी की तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि दिल्ली, मुंबई की तरह भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु तक लोग गैस वाला तनाव झेल रहे हैं। एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतार है और गैस के लिए इंतजार है। जरा ध्यान से रिपोर्ट देखें आप। देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आपूर्ति में कुछ व्यवधान आने की खबर आने के बाद उपभोक्ताओं में एक डर का माहौल आया, और उसके बाद से लगातार इस बात की चिंता लोगों को सता रही कि क्या उन्हें समय पर गैस सिलेंडर अपने घर के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 10 दिन बाद ये गाड़ी आई है, 10 दिन बाद सप्लाई आई है। 10 दिन तक अभी से 10 दिन पहले से एक भी सप्लाई घर नहीं पहुंची किसी के, इसलिए यहाँ एकदम से आज गाड़ी आई है तो भीड़ बढ़ गई है। और कितने सालों बाद ये लाइन वाला दृश्य दिख रहा है? ये तो कई साल के बाद दिख रहा था। कई साल के बाद दिख रहा है। साल बाद ये शायद आखिरी बार 2010 में इतनी लाइन लगी थी। अगर अभी ख़त्म हो गया तो बाद में नहीं मिलेगा, तो अभी रीस्टॉक करने का सही डिसीजन हो। मगर सरकार कह रही है बार बार कि भाई हमारे यहाँ कोई, हमारे देश में कोई संकट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोगों की सोच ऐसी है कि बाद में अगर परेशानी आ गई तो फिर क्या करेंगे, इसलिए अपने अच्छे के लिए तो वो अभी से ही सोचेंगे ना। आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, जैसा कि भारत सरकार एवं ऑयल कंपनियों ने ये तय किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आने देंगे। विषय की जानकारी उपभोक्ताओं को न होने के कारण वो बार बार अपने मोबाइल से बुक कर रहे हैं, और ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है कि एलपीजी की उपलब्धता क्षीण होने वाली है। इस वजह से ये लोग इधर परेशान हैं। देखिए, एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना जरूरी है। प्लीज सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल होती हैं उनको लेकर आप परेशान मत होइए। ऑफिशियल गाइडलाइंस जो हम जैसे टेलीविजन चैनल्स आपको दे रहे हैं, इस पर बिलीव करिए। दूसरा, पैनिक क्रिएट मत करिए प्लीज। वैसे भारत में फ्यूल क्राइसिस की आशंका को देखते हुए सरकार ने काफी मंथन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद में अपने दफ्तर में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ बैठक की है। इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो मिलकर काम करें,
जिससे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर भारत के नागरिकों पर कम किया जा सके। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि भारत में तेल और गैस वाले संकट से जनता का हाल बेहाल है और सरकार तमाशा देख रही है। संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, जंग भी है तो ये तो बढ़ेगा। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे। अब हम लोग सूर्य के प्रकाश से, लकड़ी से खाना बनाएंगे। ये संकट नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया संकट है देश को। अमेरिका और इजराइल के चक्कर में जो नरसंहार कर रहे हैं, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं, उनके चक्कर में ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? Government is trying to do what is possible to make sure that the price of oil and the price of gas is reduced for our उपभोक्ता, and I'm sure that in this they will be successful. होटल बंद होने लगे, बेकरी उद्योग बंद होने लगे और तुम्हारे घरगुती भी गैस का ये इशू हो गया है, तो इससे बड़े पैमाने में काला बाजार शुरू हो चुका है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं या जो बयान सरकार की तरफ से आ रहा है, सरकार सारी स्थिति को देखते हुए सरकार का आया भी है कि इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये और लंबा चलता है, कोई ऐसी परिस्थिति होती है, तो उसके लिए उन लोगों ने अपना असेसमेंट किया, उसके लिए क्या तैयारी है, सरकार उसके लिए कमेटी बना दी। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि पश्चिम एशिया में युद्ध का असर भारत के लोगों पर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में कोहराम है। हालात क्या हो गए देखिए जरा। वहां की सरकार को एक के बाद एक कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। आर्थिक संकट ज्यादा गहरा गया है और अब ईरान युद्ध ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के मंत्री शहबाज शरीफ का यह बयान वायरल है। देश के नाम संबोधन में उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं की जिससे साबित हो कि पाकिस्तान इस ऑयल और गैस क्राइसिस से निपटने में काबिल है। शहबाज के इस भाषण में चिंता ज्यादा थी, भरोसा कम था, अपील ज्यादा थी, समाधान कम है और सबसे बड़ी बात, जो देश पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहां लोगों को उम्मीद देने वाली कोई ठोस योजना सुनाई नहीं। आखिर शहबाज ने अपने संबोधन में क्या कहा, आप देखिए जरा। पाकिस्तान में कैबिनेट मंत्रियों की 2 महीने की सैलरी रोक दी गई है। सांसदों की सैलरी 25% तक कम कर दी गई है। सरकारी ऑफिस में अब हफ्ते में 4 दिन ही काम होगा। जरूरी सेवाओं के अलावा 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। स्कूलों में 2 हफ्ते छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी खर्च में 20% कटौती की जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 3 लाख कमाने वाले अफसरों की 2 दिन की सैलरी कटेगी। मंत्रियों और अफसरों के विदेश दौरे पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सरकारी ऑफिस में सामान खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है। कीमतों में बढ़ोतरी की खबर आने के बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर जैसे लाहौर, कराची में पेट्रोल पंप्स पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में कहीं तेल की किल्लत ना हो जाए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 336 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। अब आखिर ईरान युद्ध की वजह से दुनिया के सामने इतना बड़ा संकट क्यों खड़ा हो गया है? इसकी बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ब्लॉक होना। ये फारस की खाड़ी में ईरान, ओमान और यूएई के बीच की में स्थित है। समंदर में इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। समंदर का यह बेहद सकरा सा रास्ता है, लेकिन दुनिया का 20% तेल सप्लाई इसी रूट से होता है। ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है। आखिर इसके ब्लॉक होने पर क्या होता है, ध्यान से देखें। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई में ऑयल पंपिंग होती है। इन देशों में तेल को टैंकों में स्टोर किया जाता है। इन ऑयल टैंकर्स में बड़े जहाजों में लोड किया जाता है। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से जहाज गुजरते हैं। ये कच्चा तेल चीन, भारत, यूरोप और दूसरे देशों में भेजा जाता है। इसके बाद ये तेल इन देशों की ऑयल रिफाइनरीज में पहुंचता है। इस कच्चे तेल से एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल बनता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक होने पर कच्चा तेल बाहर नहीं निकल पाएगा। सप्लाई बंद होने से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कमी होने लगेगी। 5 से 8 हफ्तों में फ्यूल की भीषण किल्लत हो जाएगी। पेट्रोल पंप और फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। बड़ी बात
बात यह है कि मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है वो सबसे प्योर ऑयल माना जाता है। इसकी रिफाइनिंग करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। और इस वक्त ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। यही वजह है कि कई देशों में तेल और गैस की किल्लत होने लगी है। इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आज ईरान और अमेरिका में जुबानी फायरिंग तेज हो गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल सप्लाई रोकी तो अमेरिका और भी ज्यादा और बड़े विध्वंसक हमले करेगा। उन्हें इसका जवाब ईरान में NSA अली लारीजानी ने दिया है। कहा है कि अगर शांति रही तो होर्मुज से समृद्धि का रास्ता खुलेगा, वरना युद्ध चाहने वालों का कब्रिस्तान बनेगा। आज लोकसभा का माहौल काफी गर्म रहा है और इस राजनीतिक गर्मी की वजह रही स्पीकर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, जिस पर आज 10 घंटों की मैराथन चर्चा हुई है। दरअसल विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया गया। 50 से ज्यादा सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जिसके बाद आज इस पर बहस शुरू हुई। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 20 बार रोका टोका गया, उनके तर्कों पर सबूत मांगा गया जो भेदभाव के दायरे में आता है। गौरव गोगोई की इस तीखी शुरुआत के बाद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति है जो सरकार के सामने झुके नहीं है, वो है नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष सदन में सच बोल देते हैं और वो सच्चाई सत्ता पक्ष से पचती नहीं है। इसीलिए सरकार विपक्ष को टारगेट कर रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी फायर थी तो सरकार की तरफ से किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे और रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तीखे हमले किए। कुल मिलाकर संसद में स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर काफी आक्रामक चर्चा हुई। नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के। पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। आज जब हम रेजोल्यूशन ये ला रहे हैं कि बार बार नेता विपक्ष को नहीं मौका मिलता बोलने के लिए, देश के अहम मुद्दों को उठाने के लिए, तो उस समय सदन का संचालन की कर्तव्य किसके अधिकार में थी, उस बात को हम उठा रहे हैं। देखिए, प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता नहीं। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं, वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। वैसे लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने से पहले सदन के आसन पर बैठने से जुड़े नियमों को लेकर काफी बहस हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सदन में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सदन में यह कैसे तय हुआ कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में कौन चेयर पर आसीन होगा, जब चेयर पर बैठे सांसद जगदम्बिका पाल के बार बार समझाने पर विपक्षी सांसद नहीं माने तो गृह मंत्री अमित शाह सीट से खड़े हुए और कहा कि कांग्रेस सांसद नियमों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी स्पीकर का कार्यालय अपना काम करता रहता है। सांसद असुद्दीन ओवैसी और केसी वेणुगोपाल ने भी आसन पर सवाल उठाए, लेकिन सदन की अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल ने साफ किया कि सदन की अध्यक्षता वो ही करेंगे। One minute, sir. 1 minute. रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हाउस ये है सर, जो ये 10 कह रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं है, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर। साइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर,
वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया जाए, ऑफिस समाप्त नहीं हो जाए। नहीं हुआ, वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करें। My question to the House is, who has made the determination? Because the Supreme Court in Nabam Rabia has clearly said that a speaker against whom a notice of removal has been given cannot exercise adjudicatory powers in proceedings connected with the removal. रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हाउस ये है सर, जो ये 10 कह रहा है, 10 ये कह रहा है कि जो भी उस चेयर पर बैठेगा जो हाउस ने पहले से डिसाइड कर रखा है, उसके पास स्पीकर का उतना ही अधिकार है। यही आर्टिकल 95(2) कह रहा है सर। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान डिप्टी स्पीकर नियुक्त न किए जाने का मुद्दा भी उठा। सरकार ने लगातार दूसरी बार अब तक डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करवाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष को उसका हक नहीं दे रही है। आपको बता दें कि सामान्य परंपरा रही है कि लोकसभा में सत्ता पक्ष का स्पीकर और विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होता है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवाया ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़े दो अहम अपडेट आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है। दूसरी बड़ी बात, मतदाता सूची से नाम हटाने से जुड़े मामलों में पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई गई है। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लेते हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस कानून के प्रावधान मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, विशेषकर संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में, जहां पारंपरिक रूप से उन्हें पुरुषों की तुलना में आधा हिस्सा ही मिलता है। याचिकाकर्ताओं ने इन भेदभाव पूर्ण प्रथाओं को असंवैधानिक घोषित करने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी है कि मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के बीच उत्तराधिकार के हिस्से में यह असमानता मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल लिबागची और जस्टिस आर महादेवन की 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की है। उन्होंने कहा कि याचिका में भेदभाव का मुद्दा गंभीर है, लेकिन इस पर फैसला करना कोर्ट के बजाय संसद का काम है। कोर्ट ने कहा कि अगर शरीयत कानून की धाराएं रद्द कर दी गई तो मुस्लिम समुदाय में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं बचेगा, इससे कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुधार की जल्दी में ऐसा ना हो कि जिन लोगों के अधिकारों की बात हो रही है उन्हें ही नुकसान हो जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सभी महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मुद्दा एसआईआर से जुड़ा है, जिसमें आज पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। यह फटकार इसलिए लगी क्योंकि न्यायिक अधिकारियों की शिकायत की जा रही थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं और एक आवेदन दाखिल हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने अपने ओरिजिनल दस्तावेज दिए हैं, बावजूद इसके मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट की ओर से नियुक्त न्यायिक अधिकारी पहले ही तय समय से ज्यादा काम कर रहे हैं और उनके काम को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, चुनाव आयोग और अलग अलग याचिकाकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में हटाए गए मतदाताओं की जांच के लिए नियुक्त न्यायिक अधिकारियों पर शक न करें। सीजेआई ने यह भी कहा है कि कोई भी न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करे, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस पर वरिष्ठ वकील गुरुस्वामी ने साफ किया है कि राज्य सरकार न्यायिक अधिकारियों पर सवाल नहीं उठा रही है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि करीब 7 लाख दावों का निपटारा न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है, जबकि पहले 63 लाख दावे विचाराधीन थे और अब करीब 57 लाख मामले बचे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि 10 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है।